चलिए, कुछ प्रश्न हैं आपके टेस्ट के लिए, आपकी तैयारी कितनी है उसको परखने के लिए। आप सही जवाब देने का प्रयास करिएगा। स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे, आणि तो मी मिळविनाच। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज शब्द का प्रयोग इस तरीके से सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उन्होंने यह घोषणा मराठी भाषा में की थी और कहाँ की थी आपको बताना है। प्रश्न जो आपका विकल्प है, पुणे जेल, यरवदा जेल, अदालत में या फिर मंडली जेल में। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड रहेंगे, बहुत तेजी से वीडियो समाप्त करेंगे। जवाब दे लीजिए अपना। आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर है अदालत में। ठीक है, कहाँ? अदालत में। जब तिलक पर राजद्रोह का मामला चल रहा था तब उन्होंने अदालत में स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळविनाच की घोषणा की। बाद में तिलक को 6 साल के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में चार्ल्स द्वितीय द्वारा बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया था, जो उसको दहेज में मिला था? तो राइट आंसर है ए बी सी डी। 1662 ईस्वी, 1664 ईस्वी, 1666 ईस्वी या फिर 1668 ईस्वी। आप जवाब दे लें। इसका सही उत्तर होगा 1668 ईस्वी। डी वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 21 सितंबर 1668 को 27 मार्च 1668 के रॉयल चार्टर के तहत बॉम्बे को चार्ल्स द्वितीय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर हस्तांतरित, एक मामूली से किराए पर हस्तांतरित कर दिया गया। बम्बई प्रेसिडेंसी जो अंग्रेजों के समय थी, उसमें जिलों की कितनी संख्या थी? जिले कितने थे उसमें? 23, 24, 25 या 26? तो इसमें कुल 24 जिले थे दोस्तों। कितने थे? 24 जिले थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत का एक प्रशासनिक उपखंड था, प्रेसिडेंसी था। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये मुख्य 3 प्रेसिडेंसियां थीं। यह 4 कमिश्नरी और 24 जिलों में विभाजित था, जिसकी राजधानी बॉम्बे सिटी थी। अगला प्रश्न है, यदाम्बू या यंदाबू या यडाम्बू की संधि निम्नलिखित में से किसके बाद हस्ताक्षर की गई थी? किसके मध्य हस्ताक्षरित थी यंदाबू की संधि? किसके बाद हुई थी? तो आपके ऑप्शन है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल भूटानी युद्ध या फिर तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो इसका उत्तर होगा ए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। यंडाबो की संधि पर ब्रिटिश जनरल सर आर्चीबाल्ड कैम्पबेल और बर्मी पक्ष ने 24 फरवरी 1826 को हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के माध्यम से प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिखरी हुई रियासतों का पहला समूह था जो बाद में कई और विलयों के बाद आधुनिक राजस्थान बन गया? प्रश्न पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन बिखरी हुई रियासतों का पहला समूह था जो बाद में कई और विलय के बाद आधुनिक राजस्थान बन गया? उत्तर है आपके वृहत्तर राजपूताना, बी है मत्स्य संघ, सी है संयुक्त वृहत्तर राजस्थान राज्य, डी है राजपूताना संघ। अपना जवाब दे लें आप। इसका उत्तर है बी, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ भारत का एक राज्य था जिसका गठन 17 मार्च 1948 को हुआ था। शोभाराम कुमावत इस राज्य के पहले और अंतिम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1949 में मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कर दिया गया। विलियम डिग्बी को भारत के किस पहलू पर लिखने के लिए जाना जाता है? विलियम डिग्बी को भारत के किस पहलू पर लिखने के लिए जाना जाता है? भारतीय शिक्षा, भारतीय समाज, भारत में अकाल या भारत में गरीबी? विलियम डिग्बी, इन्होंने भारत में अकाल पर लिखा था। सी वाला राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, भारत में अकाल। डिग्बी ब्रिटिश राज के दौरान भारत में रहे और उन्होंने भारत को तबाह करने वाले कई अकालों को देखा, जिनमें 1870 के दशक के मध्य में मद्रास का विनाशकारी अकाल भी शामिल है।
उन्होंने अकालों को बढ़ावा देने और उन्हें और बढ़ाने के लिए ब्रिटिश नीतियों को दोषी ठहराया और यूरोप से भारत के लिए मानवीय सहायता की मांग की, क्योंकि इसका जिम्मेदार वो यूरोप को मानते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नेता भारत धर्म महामंडल 1902 से जुड़े थे? जो भारत धर्म महामंडल था 1902 में जिसकी स्थापना हुई थी, इससे कौन नेता जुड़ा हुआ था? पंडित मदन मोहन मालवीय, वेरे सालिंगम पंतुलु, गोपाल कृष्ण गोखले, जीवी देवधर। तो इसमें कौन था जो भारत धर्म महामंडल से जुड़ा हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1902 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना की। बेसिन या बसीन की संधि 1802 में जो हुई थी, किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? किस किस ने हस्ताक्षर किया था? तो बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड कॉर्नवालिस, बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड मिंटो प्रथम, बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड वेलेस्ली, और बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड एमहर्स्ट। किसके बीच? कौन था उस समय? अगर आपको पता रहेगा तो आप लगा लोगे। तो बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य, सी वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। पूना की गद्दी पाने के लिए बाजीराव द्वितीय ने लॉर्ड वेलेस्ली, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था, उसके साथ बेसिन की संधि 1802 पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के कारण मराठों ने अपनी व्यावहारिक स्वतंत्रता खो दी, क्योंकि बाजीराव द्वितीय ने सहायक गठबंधन प्रणाली की लगभग सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। संधि के अंश क्या थे? अंग्रेजों ने पूना पर पेशवा के दावे को मान्यता दी, पहली शर्त। दूसरी, बाजीराव द्वितीय ने सूरत पर सभी अधिकार छोड़ दिए और उन्होंने अंग्रेजों के अलावा किसी विदेशी को नौकरी पर नहीं रखा अपने यहाँ। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने स्थायी आधार पर नियमित देशी पैदल सेना के साथ यूरोपीय तोपखाने प्राप्त करने पर सहमति व्यक्त की। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय के निम्नलिखित न्यायालयों को उनकी न्यायिक शक्ति के किसमें, मतलब ज्यादा न्यायिक शक्ति की, किसमें कम थी? तो न्यायिक शक्ति के आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला मुंसिफ कोर्ट, दूसरा दीवानी अदालत, तीसरा सरदार दीवानी अदालत, चौथा प्रांतीय न्यायालय। ऑप्शन आपके विकल्प ये हैं, 4 विकल्प दिए हैं, आप यहां से लगा लीजिए। मुंसिफ कोर्ट, दीवानी अदालत, सरदार दीवानी अदालत, प्रांतीय न्यायालय। ये सरदार लिखा है यहां पर, ये सदर होगा। ठीक है, सदर दीवानी अदालत और चौथा प्रांतीय न्यायालय। तो देखिए, सब सर्वोच्च जो सिविल अदालत थी कॉर्नवालिस के समय, वो थी सदर दीवानी अदालत। ये सर्वोच्च थी, याद रखिएगा। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता, जिसकी चेयरमैनशिप खुद गवर्नर जनरल करता था, ये याद रखिएगा। तो 3 होगा सबसे लास्ट में, ये तय है। सबसे नीचे होता था इसमें मुंसिफ कोर्ट, ठीक, फिर उसके बाद होता था दीवानी अदालत, फिर सदर प्रांतीय न्यायालय, और सबसे ऊपर होता था सदर दीवानी अदालत। तो 1 2 4 3 इसका राइट आंसर होगा। 1 2 4 3 मतलब बी वाला राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय सरदार दीवानी या सदर दीवानी अदालत थी, यह अपील की सर्वोच्च अदालत थी। सदर दीवानी अदालत 1000 से 5000 रुपए तक के मूल्य के मुकदमों के लिए जिम्मेदार थी। मुंसिफ अदालत उस समय देखिए 1000 5000 रुपये आज के हिसाब से मत गिनिएगा आप लोग, तब बहुत ज़्यादा रकम होती थी। मुंसिफ अदालत 50 रुपये से कम मूल्य के मुकदमों के लिए जिम्मेदार थी। 5000 रुपये से अधिक की राशि वाले मामले इंग्लैंड में राजा के पास, ठीक है, प्रिंस के पास भेजे जाते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो राइट आंसर देख लिया आपने। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गलत कर देंगे आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया 1956, सॉरी
1856। किसने पेश किया? लॉर्ड बेंटिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड रिपन? किसने पेश किया? देखिए ये पेश करने की बात हो रही है, अनुमति की बात नहीं हो रही है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने प्रस्तुत किया था, पेश किया था। कैनिंग के समय इसको मंजूरी मिली थी। तो ये कंफ्यूजन अक्सर रहती है, आप गलत कर देते हो। तो यहाँ पेश की बात हो रही है, तो लॉर्ड डलहौजी बी वाला। लॉर्ड डलहौजी महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई सुधारों में शामिल थे। पहला ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, ड्रिंक वाटर बैथ्यून की मदद से, किसकी मदद से? ड्रिंक वाटर बैथ्यून की मदद से वे एक महिला कॉलेज जिसका नाम बैथ्यून महिला विद्यालय था स्थापित करने में सफल रहे। कब इस विद्यालय की स्थापना हुई? 1849 में। मिलान करने के लिए अलग से भी आया था। ठीक, तो आपको एक बार मैं ये भी बता दूं कि ड्रिंक वाटर बैथ्यून स्कूल भी, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे उस सिद्धांत पे स्कूल बनाए गए, तो ड्रिंक वाटर बेथ्यून स्कूल कहा जाता है उसको। तो इसका तात्पर्य क्या है? भारत के कोलकाता में स्थित बेथ्यून स्कूल से है। ठीक है, जिसकी स्थापना जॉन एलियट ड्रिंक वाटर, जो इनका नाम आप देख रहे हैं, ड्रिंक वाटर बेथ्यून ने 1949 में कलकत्ता महिला स्कूल के रूप में की थी। और यह भारत में महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए पहला स्कूल था। और बाद में इसके संस्थापक बेथ्यून के सम्मान में इसका नाम बदल करके बेथ्यून स्कूल कर दिया गया। यह संस्था भारत में प्रथम महिला महाविद्यालय के रूप में विकसित हुई, जिसे आज वर्तमान में बेथ्यून कॉलेज के नाम से जाना जाता है। समझ गए आप? तो उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी, तो 21 लड़कियां इसमें सम्मिलित हुई थी, इसमें एडमिशन उन्होंने लिया था। ठीक है, तो इतनी सी चीजें आप याद रखिएगा इसके संबंध में। तो यहां तक हम थे कि 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम वेलेजली के समय पेश किया गया, सॉरी वो डलहौजी के समय पेश किया गया। फिर लॉर्ड कैनिंग ने इसे मंजूरी दी और यह विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला अधिनियम बन गया 1856 में। निम्नलिखित में से कौन साधारण ब्रह्म समाज से जुड़े थे? आनंद मोहन बोस, आदि ब्रह्म समाज नहीं, साधारण ब्रह्म समाज से कौन जुड़ा था? आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, उमेश चंद्र दत्ता और दुर्गा मोहन दास। इनमें से कौन जुड़ा था साधारण ब्रह्म समाज से? तो इसका आंसर होगा दोस्तों चारों, आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, उमेश चंद्र दत्ता और दुर्गा मोहन दास। ये सभी इससे, इसकी स्थापना से जुड़े हुए थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सही विकल्प 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1878, 15 मई 1878 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, उमेश चंद्र दत्ता, दुर्गा मोहन दास द्वारा की गई थी। केशव चंद्र सेन ने जो उल्लंघन किया था, ब्रह्म समाज में फूट पड़ी थी, आपको पता ही होगा। केशव चंद्र सेन द्वारा जो सुधारवादी सिद्धांत थे उसका उल्लंघन करके, जैसे अपनी नाबालिग बेटी की शादी उन्होंने एक राजकुमार से करवा दी थी। ठीक, तो बाल विवाह का विरोध जो संस्था कर रही थी, जो व्यक्ति कर रहा था, उसी ने बाल विवाह कर दिया। तो इससे क्या हुआ? मतभेद बहुत ज़्यादा सार्वजनिक हो गए और अंततः इसमें फूट पड़ गई। 15 मई 1878 को साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना इस तरीके से होती है। राइट आंसर सभी होंगे। तो आप बताइए आपके कितने सही हुए? कल सुबह आपको अगस्त की करंट अफेयर्स मिल जाएगी, क्योंकि आज बहुत व्यस्तता रही। एक जगह मुझे लेक्चर देने जाना था, काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर, और मैंने सोचा था कि आज एनी हाउ आपको अगस्त की परीक्षा खबरी दे दें। वो लिखी हुई है, बस रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड कर लेंगे इस वीडियो के बाद, और आपको सुबह अगस्त माह की परीक्षा खबरी मिल जाएगी। ठीक है, और कल अंगद की हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास प्रोवाइड करवाएंगे। आप देखिए हर वीडियो, कम से कम, बहुत ज़्यादा मैं सामग्री तो दे नहीं रहा हूँ, तो आप कम से कम उसको पढ़ के रिवाइज तो करिए, उसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा।